तो भाई आखिरकार मैंने देख ली साल 2025 की सबसे महंगी, सबसे विजुअली डेंजरस और सबसे ज्यादा हाइप वाली फिल्म अवतार फायर एंड डैश। यार ये फिल्म सिर्फ मूवी नहीं, पूरा एक एक्सपीरियंस है। लेकिन क्या ये एक्सपीरियंस उतना नया और एक्साइटिंग है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, या फिर वही पुरानी कहानी नए तामझाम में पैक कर दी गई है? बस आज इसी पर करेंगे एक डिटेल्ड लेकिन मजेदार बात। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की। एवटार फायर एंड ऐश असल में अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है, यानी सीधे द वे ऑफ वाटर के बाद की कहानी। ये फिल्म सीधा वहीं से उठाती है जहां पिछली खत्म हुई थी। तो अगर तुमने पहले दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो इस फिल्म की आधी बातें सर के ऊपर से निकल जाएंगी। फ्रेंचाइजी की खूबी हमेशा से रही है उसका वर्ल्ड बिल्डिंग, और इस बार जेम्स कैमरन ने पेंडोरा का दायरा और बड़ा कर दिया है। पहले पार्ट में हमने ओमाटिकाया क्लैन, जमीन और हवा वालों को देखा। दूसरे में मेटखाइना क्लैन, जो पानी से जुड़े थे। और अब आए हैं ऐश पीपल यानी मुकवान क्लैन, जो आग और राख के संसार से आते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो जेम्स कैमरन की पहचान है, विजुअल्स और सीजीआई। भाई साफ साफ कहूं, यह फिल्म 95 से 99% सीजीआई और मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी पर बनी है। और ऐसा विजुअल वर्ल्ड शायद किसी और डायरेक्टर के बस की बात नहीं। पैंडोरा के जंगल, राख की घाटियां, आग में लिपटे दृश्य, सब कुछ इतना रियल और इमर्सिव लगा कि कई बार भूल गया कि मैं थिएटर में बैठा हूं। कैमरा मूवमेंट, कलर पैलेट और साउंड डिजाइन तीनों टॉप क्लास हैं। यानी विजुअल के मामले में फायर एंड ऐश को 10 में से पूरे 10 नंबर मिलते हैं, बिना कोई डाउट। लेकिन भाई अब आते हैं उस जगह पर जहां फिल्म का जादू थोड़ा टूटता है, और वो है स्टोरी टेलिंग और पेसिंग। फर्स्ट हाफ काफी स्लो है, लगभग 90% ड्रामा और सिर्फ 10% एक्शन देखने को मिलता है। कुछ सीन्स इतने लंबे हैं कि मैं खुद सोचने लगा, क्या हो रहा है भाई? एक तो जगह तो सही में नींद जैसी फील आई, जो अवतार मूवी से कभी एक्सपेक्ट नहीं थी। महसूस हुआ कि फिल्म अपनी दुनिया दिखाने में इतनी बिजी है कि वो कहानी को भुला देती है। और शायद यही प्रॉब्लम है, हमने इतने सालों में इस यूनिवर्स को इतना देख लिया है कि अब वो पहली बार वाला नयापन मिसिंग लगता है। ये फिल्म कहीं ना कहीं जुरासिक पार्क सीरीज जैसी लगती है। हर नई फिल्म वही पुराना मसाला नए सेटअप में पेश करती है। हाँ, पेंडोरा बड़ा हो रहा है, क्लैंस बढ़ रहे हैं, बट कहानी वहीं घूमती लगती है। बस अब ओमाटिकाया और मैटकाइना के बाद ऐश पीपल को ऐड कर दिया गया है। इस एक्सपेंशन से वर्ल्ड तो बड़ा दिखता है, पर इनसाइड से कुछ खास बदलता नहीं। ऐसा लगा जैसे एवटार वे ऑफ वाटर का कोई एक्सटेंडेड या रिब्यूट वर्जन चल रहा हो। अब बात करते हैं फिल्म के इमोशनल पार्ट की, जहां थोड़ी जान महसूस होती है। कीरी और एवा का बॉन्ड फिल्म का दिल है। उनका रिश्ता सिर्फ इमोशनल नहीं, फिल्म की थीम को भी आगे बढ़ाता है, यानी नेचर और क्रिएशन के बीच का कनेक्शन। और भाई लास्ट का 1 घंटा तो पूरी फिल्म की जान है। डिफरेंट क्लैंस के बीच की फाइट सीक्वेंस, वो विजुअल स्पेक्टेकल, ऐसा लगता है जैसे जेम्स कैमरन फिर से अपने एपिक मोड में लौट आए हों। बस अफसोस ये कि काश पूरा मूवी इतना पेस्ट रहता। अब अगर टोटल में देखूं तो जेम्स कैमरन की मेहनत झलकती है, लेकिन जब बार बार एक ही पैटर्न दिखने लगता है तो उसकी वैल्यू घटने लगती है। जैसे नए जमाई की पहली बार वाली खातिरदारी होती है, पर अगर वही जमाई बार बार आए तो फिर उसे खुद पानी मांग लेना पड़ता है। एवटार फायर एंड ऐश भी वैसी ही फीलिंग देती है। सब कुछ ग्रैंड, लेकिन कुछ भी नया महसूस नहीं होता। स्कोर की बात करें तो एवटार 1 कॉनकेक याको 5.5, एवटार 2 कॉनकेक शान 4.5, एवटार फायर एंड ऐश लिगांग 3.55 विजुअल्स 10/10, लेकिन स्टोरी 6/10 के करीब। अब देखो, कोई डाउट नहीं कि ये फैमिली फ्रेंडली फिल्म है। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी विजुअल्स के लिए एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप फास्ट पेस्ड थ्रिलिंग सिनेमैटिक राइड ढूंढ रहे हो तो थोड़ा सब्र लेकर जाना, क्योंकि ये फिल्म टाइम जरूर लेती है। अगर इसे 2 घंटे 30 मिनट में समेटा जाता तो शायद और स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता। तो भाई ये थी मेरी अवतार फायर एंड ऐश की पूरी ईमानदार रिव्यू। अब तुम्हारी बारी,
नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये फिल्म कैसी लगी। क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं या तुम भी वही सोचते हो कि अब अवतार सीरीज में वो पुराना जादू नहीं बचा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि हमारी